अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद साजिद है और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी विद महमूद साजिद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में वीडियो में उस पर मैंने पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटेशन तक। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे थ्योरी, लॉ और एंड तक। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी उसे कहते हैं कि अगर कोई एक बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस कोई पेश करता है, उसके सामने उसके इन्वायरमेंट में वो हाइपोथेसिस सही निकल आती है, लेकिन जब बाकी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट उसे दूसरे इन्वायरमेंट में, दूसरी कंट्रीज़ के इन्वायरमेंट में उस हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो वो उस पे स्टैंड नहीं करती, वो गलत हो जाती है। उसको वो थ्योरी होती है, वो लॉ नहीं बनती, वो थ्योरी ही रहती है। अगर वो नई होगी कोई, यानी अगर एक बंदे ने कोई नई इन्वेंशन की है, उसकी जो थ्योरी उसने पेश की है वो उसके इन्वायरमेंट में सही है, लेकिन उसके जो बाकी साइंटिस्ट हैं उनके इन्वायरमेंट में वो सही नहीं आ रही, वो गलत आ रही है, उसको वो थ्योरी रहती है, लॉ नहीं बनती। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, इज आर कॉल्ड थ्योरीज। यानी जो हाइपोथेसिस जब पहला बंदा उसे जिसने पेश करनी थी वो टेस्ट कर रहा है, उस वक्त टेस्ट ऑफ टाइम, यानी वो टेस्ट कर रहा है, उस वक्त वो सही है, साबित हो गई है। लेकिन ऑफन टेस्टेड वो टेस्ट होती रहेगी, और नेवर रिजेक्टेड, कभी भी थ्योरी रिजेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो थ्योरी बन जाती है। इसकी एग्जांपल आता है बिग बैंग थ्योरी, नेशनल क्रिएशन थ्योरी, ऐसे बहुत ज़्यादा थ्योरी है। ठीक है, आप कोई से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है लॉ। अगर थ्योरी हमारे पास भी सही निकल आई, हाइपोथेसिस, और साइंटिस्ट के पास भी वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से वो सपोर्टेड होती रही, यानी उनके एक्सपेरिमेंट ने भी ना सही साबित कर लिया उसे, तो वो थ्योरी नहीं रहती, लॉ बन जाती है। थ्योरी, एक और बात बताऊं, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ, पास्कल लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब लॉ हम बुक में पढ़ते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है वो पब्लिश नहीं होती, क्योंकि उन्हें ये कंफर्म नहीं होता कि थ्योरी सही है कि नहीं। लॉ हमेशा पब्लिश हो जाता है क्योंकि वो कंफर्म होता है कि ये सही है। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। अगर थ्योरी सर्वाइव कर जाती है उन डाउटफुल अप्रोचेस के साथ भी, ये कच्चा पक्का जो होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी उसे सही साबित कर रहा है, तो वो लॉ, थ्योरी से लॉ और प्रिंसिपल, लॉ को ही प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आता है पास्कल लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे बहुत सारे है। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद है डाटा एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा, जब भी कोई बायोलॉजिस्ट कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके उसके लिए जो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो डाटा होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, ये ऑब्जर्वेशन से मिलता है सबसे पहले, उसके बाद ही हमें डाटा मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन से। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, उसको डाटा कहते हैं। उसके बाद है डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हम ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। इसमें हम जो है ना हाइपोथेसिस को, हमें पता चलता है कि हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किस तरह करना है, और साइंटिस्ट जो है ना अपना डाटा जब कलेक्ट करते हैं उसे किस फॉर्म में करना है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से अलग करने के लिए भी जो है ना डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो डाटा एनालिसिस भी होता है, मैं बताता हूँ आपको। डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट करने के लिए, एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कंडक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता
होता है कि वो जो है ना डाटा कलेक्शन मेथड को बता सके कि ये इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का डाटा ये है, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का डाटा ये है। इसको जो है ना हम बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, जैसे ग्राफ्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं, टेबल्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हैं, मैप्स में लिख सकते हैं, डायग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस डाटा एनालिसिस कहते हैं कि अगर आप डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए इस हाइपोथेसिस के में जो है ना दो स्टैटिस्टिक के एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए ये हमें पता चलता है। एक है रेशियो और दूसरी प्रोपोर्शन। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा एनालिसिस में हम एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं। इट डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये स्टैटिस्टिकल की एप्लीकेशंस है उनके ज़रिए हम कर सकते हैं। एक है रेशियो, दूसरी प्रोपोर्शन। रेशियो कहते हैं जब भी दो नंबर हम ज्वाइन करते हैं उनके दरमियान में हम क्वेश्चन का टर्म लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ द वन नंबर टू द अदर नंबर। रेशियो में हम दो कॉलन भी लगाते हैं, एक कॉलन वो जो ऊपर नीचे डॉट होता है उसे भी रेशियो कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर फॉर एग्जांपल ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ क्वोशंट ए डिवाइडेड बाय बी, इधर ए रेशियो बी भी आ सकता है, इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर नंबर। ठीक है, इसके बाद है प्रोपोर्शन। क्या होता है, हमें एक रेशो पता चल गई, अब हमने देखा कि दूसरी रेशो भी उसके साथ जो है ना सेम ही है। अब हमने उन दोनों को मिलाना है। उन दोनों को मिलाने के लिए अगर दो रेशो सेम हो उनको मिलाने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उस इज इक्वल टू के साइन को प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन मीन टू जॉइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। प्रोपोर्शन का मतलब है टू इक्वल रेशोज़ को ज्वाइन करना किसके साइन से, इक्वलिटी के साइन से। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशोज़। ठीक है, ये इज़ इक्वल टू है ना, ये प्रोपोर्शन है दो रेशो के दरम्यान। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें उससे पता चलता है कि हम कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अपनाते हुए बायोलॉजिकल डाटा को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है सेपरेट करना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए हम कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अपना के बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपको अगले लेक्चर्स भी मिलते रहें। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।